हेलो फ्रेंड्स, फ्रीडम इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम मूर्ति कला की शैलियों पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने मूर्ति कला की जो गांधार शैली है उस पर चर्चा कर चुके हैं कि उसमें बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वह किस प्रकार की बनाई जाती थी। उनमें जो शारीरिक सौंदर्य था उस पर काफ़ी ध्यान दिया जाता था, उनमें घुंघराले बाल होते थे। तो इस प्रकार की उनकी हमने विभिन्न विशेषताओं पर चर्चा की थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले देख सकते हैं, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें। तो इस वीडियो में हम मथुरा शैली पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब हम मथुरा शैली पर चर्चा करते हैं। तो जो मथुरा शैली है उसमें उसके सर्वप्रथम हम विकास की बात करें तो जो मथुरा शैली का जो विकास है तो जो मथुरा शैली का जो विकास है वह मथुरा, वाराणसी, कौशाम्बी इन क्षेत्रों में हुआ है। मथुरा शैली का विकास कहाँ हुआ है? वाराणसी, मथुरा, वाराणसी और कौशाम्बी। तो इस प्रकार से इन क्षेत्रों में मथुरा शैली का विकास हुआ है। तो आइए अब हम जानते हैं कि जो मथुरा शैली है उसमें किस प्रकार की मूर्तियां बनाई गई हैं। तो जो मथुरा शैली है वह भी विशेषतः बौद्ध धर्म से ही संबंधित है और इसमें भी बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं। तो इसमें जो बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं उनमें शारीरिक सौंदर्य पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन मूर्तियों की जो विशेषता हैं हम उनको देखते हैं। इस प्रकार की जो मूर्तियां हैं यहाँ बनाई गई हैं। तो मूर्तियों की यदि हम विशेषताओं पर बात करें तो यहाँ की जो मूर्तियां हैं वह पहली बात क्या है, इनमें शारीरिक सौंदर्य नज़र नहीं आता है। शारीरिक सौंदर्य पर ध्यान नहीं दिया गया। तो इन मूर्तियों में शारीरिक सौंदर्य पर ध्यान नहीं दिया गया है। इनकी दूसरी विशेषता है बालहीन। चित्र से स्पष्ट है कि इन मूर्तियों में यह जो मूर्तियां हैं वह कैसी हैं? बालहीन है। जबकि हमने गांधार शैली में देखा था कि वहाँ पर घुंघराले बालों युक्त मूर्तियां पाई गई थीं। और इन मूर्तियों में इनकी मूर्तियों की जो तीसरी विशेषता नज़र आती है वह यह है कि इनमें प्रभा मंडल नहीं है। प्रभा मंडल अनुपस्थित है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था गांधार शैली की जो मूर्तियां बनाई गई थी उनमें प्रभा मंडल होता था, लेकिन इनमें प्रभा मंडल नहीं है। इनकी जो चौथी विशेषता है वह यह है कि यह जो मूर्तियां हैं वह इनमें बाएं कंधे पर जो बायां कंधा होता है उस पर कपड़े, ये जो इनका बायां कंधा है यहाँ पर कपड़े, सलवटदार कपड़े पहने हुए होते हैं। बाएं कंधे पर सलवटदार कपड़े। बाएं कंधे पर किस प्रकार के कपड़े होते हैं? सलवटदार कपड़े। तो इस प्रकार से इन मूर्तियों की कुछ विशेषता है। और पांचवी विशेषता है कि यह आसन मुद्रा में है। किस प्रकार की मुद्रा में है? आसन मुद्रा।
तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने मथुरा शैली की जो मूर्तियां हैं उनकी कुछ विशेषताओं पर चर्चा की और इनका विकास क्षेत्र देखा। आइए अब हम इनकी जो विषय वस्तु है उसको देखते हैं। इनकी विषय वस्तु किस प्रकार की है। तो इनकी हम विषय वस्तु पर बात करें तो इनकी जो विषय वस्तु है वह बहुत व्यापक है। विषय वस्तु तो हम क्या देख रहे हैं, इनकी विषय वस्तु। तो जो इनकी विषय वस्तु है वह बहुत ही व्यापक है। विषय वस्तु बहुत व्यापक है। इनकी विषय वस्तु बहुत व्यापक है। यह जैन, बौद्ध व हिंदू धर्म, जैन, बौद्ध व हिंदू धर्म से संबंधित है। जैन, बौद्ध व हिंदू धर्म से संबंधित है। तो इस प्रकार से तीनों धर्मों के संबंधित जो देवता हैं उनकी मूर्तियाँ इस शैली में बनाई जाती हैं। तो इसकी जो विषय वस्तु है उसे हम व्यापक कह सकते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि इसकी जो विषय वस्तु है वो किस प्रकार की है, व्यापक है, सभी धर्मों से संबंधित है। सभी विशेष धर्मों से संबंधित, सभी विशेष धर्मों से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमने इसकी विषय वस्तु के बारे में जाना। आइए अब हम इसके संरक्षण पर बात करते हैं कि इसको संरक्षण, इसके विकास में किन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके हम संरक्षण पर बात करें तो जो कुषाण शासक रहे हैं, कुषाण शासक, तो कुषाण शासकों ने इस कला के विकास में सभी प्रकार की सहायता प्रदान की। आर्थिक सहायता भी उन्होंने प्रदान की। सभी प्रकार से इसके विकास में अपना योगदान दिया। उन्हीं के कारण इस कला का ज़्यादातर विकास हुआ है। तो तो इस कला को जो संरक्षण है वह कुषाण शासकों के द्वारा दिया गया था। अब हम इस पर धार्मिक प्रभाव की बात करते हैं कि इस पर जो धार्मिक प्रभाव है, धार्मिक प्रभाव, तो इस पर विशेष रूप से 3 धर्मों का प्रभाव दिखाई देता है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म। तो ये धार्मिक प्रभाव हुआ, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। इस पर यदि हम बाह्य प्रभाव की बात करें तो यह पूर्णतः स्वदेशी है। यह जो शैली है पूर्णतः स्वदेशी थी। यह पूर्णतः स्वदेशी सी है, लेकिन इस पर कालांतर में इस पर यूनानी शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। इस पर किन शैलियों का प्रभाव पड़ा है? यूनानी शैलियों का प्रभाव।
तो इस पर जो बाह्य प्रभाव है वह किस शैली का दिखाई देता है? यूनानी शैलियों का बाह्य प्रभाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमने इसके बाह्य प्रभाव पर जाना। आइए अब हम इसकी कुछ अन्य विशेषताओं पर और चर्चा करते हैं। आइए अब हम इसकी मूर्ति निर्माण सामग्री पर चर्चा करते हैं कि इसमें किस प्रकार की जो सामग्री है उसका उपयोग किया जाता है। तो इन मूर्तियों में जो लाल बलुआ पत्थर होता है उसका प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। किसका? लाल बलुआ पत्थर का। लाल बलुआ पत्थर प्रमुख रूप से। इसके अलावा मिट्टी का जो अन्य पत्थर होते हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है, तो हम आदि लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो मूर्ति निर्माण की सामग्री है उसके बारे में जाना। आइए अब हम इसके जो प्रमुख उदाहरण हैं उन पर देखते हैं। प्रमुख स्मारक। मूर्ति तो जो सारनाथ में स्थित बौद्ध की खड़ी मूर्ति है इसका सुंदर उदाहरण है। सारनाथ है, सारनाथ में एक बौद्ध की खड़ी हुई मूर्ति है। सारनाथ स्थित बौद्ध की खड़ी मूर्ति स्थित बौद्ध की खड़ी मूर्ति इसका सुंदर उदाहरण है। खड़ी हुई जो मूर्ति है वह इसका एक सुंदर उदाहरण है। इसके अलावा हम इसकी अन्य विशेषताओं पर चर्चा करें। अन्य विशेषताएं। जो अन्य विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यह जो शैली है वह पूर्णतः भारतीय है। यह शैली पूर्णतः भारतीय है। यह शैली पूर्णतः भारतीय है। इसमें भावुकता व आध्यात्मिकता को दिखाया गया है। इसमें भावुकता व आध्यात्मिकता, इसमें भावुकता व आध्यात्मिकता की प्रधानता है। भावुकता व आध्यात्मिकता की प्रधानता है। इसकी जो तीसरी विशेषता है वह है कि इसमें शारीरिक सौंदर्य को विशेष महत्व नहीं दिया गया है। शारीरिक सौंदर्य को विशेष महत्व नहीं, शारीरिक सौंदर्य को विशेष महत्व नहीं दिया गया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में जाना और हमने विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत मंथुरा शैली को जाना। तो आप इसको यदि पूर्णतः इसी प्रकार से नोट कर लें और इसको एक बार और रिपीट कर लें तो आप मथुरा शैली से आने वाले सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम अमरावती शैली पर चर्चा करते हैं। तो अमरावती शैली का जो विकास क्षेत्र है वह है कृष्णा गोदावरी क्षेत्र। कृष्णा गोदावरी नदी का प्रवाह क्षेत्र।
प्रवाह क्षेत्र किन किन स्टेट्स में है? तेलंगाना, अमरावती, आंध्र प्रदेश। तो इन क्षेत्रों में हमें अमरावती शैली प्रमुख रूप से दिखाई देती है। इस शैली इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से विकसित हुई है। अब हम इसके संरक्षण की बात करें कि इसे संरक्षण किसने प्रदान किया, तो जो सातवाहन शासक थे, इसने सातवाहन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। सातवाहन शासक, जो सातवाहन शासक रहे, उन्होंने इस शैली को संरक्षण प्रदान किया। सातवाहन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। इस पर यदि हम धार्मिक प्रभाव की बात करें धार्मिक प्रभाव, तो जो धार्मिक प्रभाव है वह बौद्ध धर्म का है। इस पर प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है और अन्य धर्मों का भी वर्तमान में प्रभाव दिखाई दे रहा है। तथा वर्तमान में अन्य धर्मों का भी प्रभाव दिखाई दे रहा है। इस पर जो बाह्य प्रभाव है उसको देखते हैं। खाना बना दो कुछ। पूर्णतः स्वदेशी शैली है। यह पूर्णतः स्वदेशी शैली है, अर्थात वह प्रभावहीन है। यह पूर्णतः स्वदेशी शैली है, यह बाह्य प्रभावहीन है। इसकी जो मूर्ति निर्माण सामग्री है इसमें जो मूर्ति निर्माण सामग्री है उसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। खाना नहीं खाए कमजोरी बढ़ रही है। सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। इसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसकी हम यदि विषय वस्तु देखें इसकी जो विषय वस्तु है वह 3 धर्मों से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म। इसकी जो विषय वस्तु है वह इन 3 धर्मों से संबंधित है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म।
इसका जो प्रसिद्ध स्मारक है वह है अमरावती का स्तूप। अमरावती का स्तूप। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने अमरावती शैली के बारे में भी जाना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने अमरावती शैली पर चर्चा की।